जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका उत्कृष्ट डिफेंस एकेडमी के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। तो बच्चों, फिजिक्स की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपके लिए लेके आए हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 2। पार्ट 1 में बेटा हमने इस चैप्टर के 15 क्वेश्चंस लगा लिए थे और आज भी हम सेकंड पार्ट में आपके लिए 15 बेहतरीन क्वेश्चंस का एक सेट बनाकर लेके आए हैं। बेटा ये ध्यान रखिए कि ये जो 15 क्वेश्चंस हम हर एक चैप्टर में आपको लगा रहे हैं, ये 15 क्वेश्चंस हमारे लास्ट 10 इयर्स का एनालिसिस है। बेटा कैसा पैटर्न आपका यूपीएससी एनडीए के एग्जाम में फोकस कर रहा है, उसी टाइप का पैटर्न बनाकर हम आपके लिए क्या ला रहे हैं, एमसीक्यूज को प्रिपेयर कर रहे हैं बेटा। और हमेशा एक बात याद रखिए बेटा कि ग्रेट सक्सेस ऑलवेज स्टार्ट्स विथ स्मॉल स्टेप, यानी एक बड़ी कामयाबी हमेशा छोटे कदमों से तय की जाती है बेटा। तो इसी के साथ बेटा हम शुरुआत करते हैं इस सेशन का नए जोश के साथ, नई उम्मीद के साथ और नए हर्ष के साथ। तो शुरुआत करते हैं बेटा। जो हमारा पहला क्वेश्चन है आज के सेशन का वो आपके स्क्रीन पे ये रहा, जो आपके एनडीए 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा। देखिए बेटा, हम आपको पीवाईक्यूज भी करवा रहे हैं और आपको एमसीक्यूज भी करवा रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो ये पीवाईक्यूज है वो तो आपके जो लास्ट ईयर में आए हुए क्वेश्चंस है वही हम हुबहू रख रहे हैं। डिफरेंट ईयर्स में जो क्वेश्चन हमें लग रहा है कि इसके आने की संभावनाएं है, उन्हीं पीवाईक्यूज को हम आपके लिए लगवा रहे हैं। और जो एमसीक्यूज हम आपके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए रख रहे हैं कि क्या स्तर है आपके क्वेश्चंस का, जो स्तर यूपीएससी एनडीए के एग्जाम में दे रहा है वो स्तर क्या है, वो पैटर्न क्या है, किस टाइप की लैंग्वेज वो यूज कर रहा है, उसी को मद्देनजर रखते हुए हम हर एक क्वेश्चन को बहुत सिलेक्टिव और यूनिकनेस के साथ बना रहे हैं बेटा। तो देखते हैं बेटा हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है। हमारे पास पहला क्वेश्चन जो आपके एनडीए 2013 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा, वो क्या कह रहा है कि ओम्स लॉ डिफाइंस। बेटा देखिए, ओम्स लॉ अगर कह रहा है कि डिफाइन क्या करता है, तो सबसे पहली चीज है कि आप ओम्स लॉ को डिफाइन कर दीजिए। यानी ओम्स लॉ क्या कहता है कि किसी भी कंडक्टर के एंड्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस लगता है वो हमेशा जो उस कंडक्टर के थ्रू करंट बह रही है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्या तात्पर्य है बेटा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि अगर आप किसी कंडक्टर के एंड्स के अक्रॉस अगर ये कंडक्टर ले लिया गया है और ए और बी इसके क्या है, दो एंड्स है, अगर इसके एंड्स के अक्रॉस मैं पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाता रहूं तो इसमें करंट की मात्रा भी बढ़ती रहेगी। तो बेटा देखते हैं क्या ओम्स लॉ आपका रेजिस्टेंस को डिफाइन करता है, क्या करंट को डिफाइन करता है, क्या वोल्टेज को डिफाइन करता है, या करंट और वोल्टेज दोनों को डिफाइन करता है बेटा। क्योंकि देखो संबंध जो है ओम लॉ में वो वोल्टेज और करंट के लिए डिफाइन कर रहा है, इसलिए मेरा ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट होगा कि आपका जो ओम्स लॉ है वो किसमें संबंध बता रहा है, आपके करंट और वोल्टेज में बता रहा है बेटा। तो आपका ऑप्शन डी क्या होगा, सही ऑप्शन होगा बेटा। तो चलते हैं बेटा दूसरे क्वेश्चन की तरफ को। देखिए दूसरा क्वेश्चन आपका सर्किट डायग्राम पे बेस्ड है बेटा। देखिए सर्किट डायग्राम्स पे जो आपके क्वेश्चन एनडीए के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं वो बहुत सिंपल पूछे जा रहे हैं, यानी सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन से पूछा जा रहा है या तो क्वेश्चन, या तो सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन बनाकर सर्किट दिया जा रहा है, उसमें एक बैटरी लगा दी जा रही है और फिर आपको क्या करना पड़ रहा है कि हर एक रेजिस्टेंस में इंडिविजुअली करंट कैलकुलेट करनी पड़ रही है बेटा। उसी तरीके का सेम क्वेश्चन बेटा आपको क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने रखा हुआ है, जो कि एक बेहतरीन क्वेश्चन है बेटा, जो आपके एनडीए 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा। देखिए ध्यान से पढ़िए बेटा इसकी लैंग्वेज को। कंसीडर द फॉलोइंग सर्किट, यानी सर्किट को देखिए, द करंट फ्लोइंग थ्रू ईच ऑफ द रजिस्टर कनेक्टेड इन द अबव सर्किट इज। बेटा ये पूछ रहा है कि आप इस सर्किट को ध्यान से देखिए और जो दो इसमें रेजिस्टेंस लगे हुए हैं उनमें से कितनी मात्रा की करंट यानी धारा प्रवाहित हो रही है। तो बेटा हम इसको कैसे करेंगे, देखिए ऑप्शन में जाने से पहले बेटा डायरेक्टली इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। न्यूमेरिकल है बेटा तो ऑप्शंस को एलिमिनेट तो हम कर नहीं सकते हैं, तो हम सीधे सीधे क्या करेंगे, इसका आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। बेटा सर्किट को देखिए, सबसे पहले अगर आपको करंट सर्किट में निकालनी है और आपको कॉम्बिनेशन दे रखा है किसका, रेजिस्टेंसेस का, तो सबसे पहले आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालिए यानी तुल्य प्रतिरोध निकालिए। देखिए बेटा ये जो 3 ओम और ये 3 ओम है ये कैसे बना हुआ है आपके पास, ये आपके पास पैरेलल में कनेक्टेड है बेटा। कैसे कनेक्टेड है, ये
पैरेलल में कनेक्टेड है बेटा। तो इसका कैसे निकलता है बेटा पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस? हम निकालते हैं 1/r इज इक्वल्स टू 1/3 प्लस 1/3 बेटा। अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो ये 2/3 ओम आ रहा है बेटा। कितना आ रहा है? 2/3 आ रहा है। और मुझे तो यहां से आर निकालना है, तो आर क्या हो जाएगा बेटा? 3/2 ओम हो जाएगा। यानी जो इस सर्किट का जो तुल्य प्रतिरोध है वो हमारे पास कितना है? 3/2 ओम। यानी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो 3/2 ओम है। और जो हमें वोल्टेज यानी बैटरी जो लगाई हुई है वो 6 वोल्ट की बैटरी लगाई हुई है बेटा। इससे मैं क्या निकाल सकता हूं? इससे मैं सर्किट में टोटल कितनी करंट बह रही है वो निकाली जा सकती है। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग? V इज इक्वल्स टू IR होता है। ठीक है, यहां से करंट के लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा? I इज इक्वल्स टू V अपॉन R बन जाएगा। V हमें कितना दे रखा है? 6 वोल्ट दे रखा है। और जो अभी अभी हमें R दे दिया है वो 3/2 दे दिया है। 3/2 का मतलब है कि 3 नीचे और 2 से ऊपर क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। 3 से 6 2 टाइम कट जाएगा। इसका मतलब जो करंट आ जाएगी बेटा सर्किट में वो 4 एम्पियर की आ जाएगी बेटा। यानी ये जो करंट बह रही है यहां, ये 4 एम्पियर है बेटा। कितनी है? 4 एम्पियर है। अब देखिए बेटा इस पॉइंट से क्या हो गया है? 2 अलग अलग वायर चले गए हैं। देखिए बेटा यहां पर बहुत सिंपल सा फंडा है कि क्योंकि मेरे जो 2 यहां पर प्रतिरोध लगे हुए हैं, रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं, वो इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं। तो इसका मतलब जो करंट यहां से जाएगी वही करंट इस वायर से भी जाएगी। अब यहां तक तो 4 एम्पियर की करंट है, इसका मतलब यहां से 2 एम्पियर की जाएगी और यहां से भी 2 एम्पियर की करंट जाएगी बेटा। इसका मतलब है कि इस 3 ओम से भी 2 एम्पियर की करंट प्रवाहित होगी और अगले 3 ओम से भी आपकी 2 एम्पियर की करंट प्रभावित होगी। इसका मतलब है ईच ऑफ द रजिस्टर जो कनेक्टेड है आपके सर्किट में, वहां से 2 एम्पियर की करंट क्या होगी? फ्लो होगी बेटा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 3 में चलिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 आपका कहां आ रखा है? एनडीए 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा। एनडीए 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। और ध्यान रखिए बेटा फ्यूज से आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस एनडीए के एग्जाम में अलग अलग सालों में पूछे गए हैं। इसलिए मैंने जितने आपके फ्यूज से रिलेटेड क्वेश्चन है वो यहां लगाने की कोशिश की गई है। इनको आप ध्यान से देखिए, बहुत ज्यादा घुमा के नहीं आता है क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास फ्यूज से रिलेटेड है। व्हेन एन electrical safety fuse is rated या marked as 16 ampere, it means that, क्या मतलब है इसका? ये कह रहा है अगर आपका एक जो फ्यूज है अगर उसमें क्या रेटेड है? मार्क्ड है। यानी जो लिखा हुआ है वो 16 एम्पियर लिखा हुआ है। तो इसका तात्पर्य क्या है ये पूछ रहा है। ये क्या विल नॉट वर्क इफ करंट इज लेस देन 16 एम्पियर? वो कह रहा है इसमें जो 16 एम्पियर लिखा हुआ है, क्या उसका तात्पर्य ये है कि अगर करंट उस फ्यूज में 16 एम्पियर से कम होगी तो वर्क नहीं करेगा? बेटा बिल्कुल सही है। देखिए आपका जो फ्यूज बना हुआ है ना उसमें 16 एम्पियर लिखा हुआ ही इसलिए है कि जब उसमें 16 एम्पियर से ऊपर की करंट बहेगी तभी उसमें कुछ प्रतिक्रिया होगी। प्रतिक्रिया होने का क्या मतलब है? कुछ ना कुछ एक्सप्लोजन होगा, तभी वो ब्रेक होगा सर्किट। तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है बेटा। दूसरा क्या कह रहा है? हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 16 ओम। नहीं बेटा ऐसी तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है ये। ठीक है, विल वर्क इफ द टेम्परेचर इज मोर देन 16 डिग्री सेल्सियस। नहीं बेटा टेम्परेचर का तो कोई लेना देना ही नहीं है, जब मेंशन ही नहीं किया गया इसमें कुछ। विल बी ब्लोन ब्रेक इफ द करंट एक्सीड्स 16 एम्पियर। बेटा देखिए जो दोनों ऑप्शन है, जो पहला आपका ऑप्शन है कि आपका जो फ्यूज है वो 16 एम्पियर से नीचे की करंट पर वर्क नहीं करेगा, ये तो सही है। दूसरा ये जो डी ऑप्शन दिया है ये भी आपका क्या है कि सही है बेटा। देखो बेटा ये 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। 2012 में आए हुए क्वेश्चन में जो इसका आंसर दिया गया है आपकी आंसर की में जो यूपीएससी ने आंसर प्रोवाइड किया वो ऑप्शन नंबर ए प्रोवाइड किया बेटा। मगर अगर आप डी भी लगाते हैं
डी भी लगाते हैं तो भी बेनिफिट ऑफ डाउट से आपको इसमें मार्क्स जरूर मिलेंगे। तो इसके लिए इसका ए ऑप्शन भी सही है, डी ऑप्शन भी सही है। पर मैं आपको बता दूं कि जब ये पेपर 2012 में हुआ था तो एनडीए यानी यूपीएससी ने इसका जो आंसर कंसिडर किया वो ए कंसिडर किया बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 में जाते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, देखो ये भी एक फ्यूज से रिलेटेड क्वेश्चन लाया हूं बेटा मैं। देखिए फ्यूज से रिलेटेड क्वेश्चन आपके काफी पूछे जा रहे हैं, इसलिए मैं डिफरेंट फॉर्म्स में इन क्वेश्चन को लेके आया हूं। Which one of the following is the reason for using fuses in house hold electrical circuits? ये बोल रहा है जो नीचे दिए गए कुछ कारण है उनमें से क्या एक है कि हम फ्यूज को अपने घर में अपने सर्किट्स में इलेक्ट्रिकल सर्किट में यूज कर रहे हैं, क्या वो कारण है यूज करने का। पहला बोल रहा है टू रिड्यूस द वोल्टेज एंड प्रिवेंट शॉक्स। नहीं बेटा ये तो बिल्कुल नहीं होता है, हम वोल्टेज को रिड्यूस करने के लिए तो यूज नहीं करते हैं, उसके लिए तो ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है। ठीक है, टू रिड्यूस द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नहीं बेटा इसका भी नहीं यूज करते हैं। ये बोल रहा है कि हम जितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज कर रहे हैं उसकी खपत को कम करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। नहीं बेटा, टू ब्रेक द सर्किट इफ द करंट इज टू हाई। बिल्कुल बेटा इसीलिए लगाते हैं हम इसको सर्किट में, हम इसलिए लगाते हैं कि अगर क्या हो जाए कि कभी अनएक्सपेक्टेड करंट, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड करंट यानी उम्मीद से ज्यादा करंट क्या हो कि अगर आपके सर्किट में आ जाए किसी वजह से तो क्या हो जाए कि आपका वो जो फ्यूज है वो क्या कर जाए, ब्रेक कर जाए, ताकि वो आपके जितने हाउस होल्ड अप्लायंसेस है यानी जितने घरों में आपके बिजली के उपकरण लगे हुए हैं उनसे उसका कनेक्शन बिल्कुल हट जाए और वो बिल्कुल क्या ना हो, डैमेज ना हो, उनकी कोई क्षति ना हो बेटा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या है, करेक्ट ऑप्शन है बेटा। इसी काम के लिए इसको क्या लगाया जाता है, घरों में इलेक्ट्रिकल सर्किट में लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है बेटा, देखो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है व्हेन अ पर्टिकुलर करंट फ्लोज थ्रू अ रेजिस्टेंस वायर, तो क्या होता है, क्या बोल रहा है, अगर एक रेजिस्टेंस वायर में से, एक प्रतिरोधक तार में से क्या कर रही है, एक पर्टिकुलर करंट फ्लो हो रही है, एक धारा फ्लो हो रही है, तो क्या होगा, द हीट प्रोड्यूस्ड विल बी मोर इफ द करंट इज ड्रॉन फ्रॉम एन एसी सोर्स। वो बोल रहा है कि अगर उस वायर में से जो करंट फ्लो हो रही है वो आपकी कैसी फ्लो हो रही है, एसी सोर्स से आ रही है, वो करंट अल्टरनेटिंग करंट आ रही है, तो क्या होगा कि ज्यादा क्या प्रोड्यूस होगी, हीट प्रोड्यूस होगी, क्या वो बोल रहा है ऐसा होगा। अगला बोल रहा है कि द हीट प्रोड्यूस्ड विल बी मोर इफ द करंट इज ड्रॉन फ्रॉम डीसी सोर्स। बेटा वो बोल रहा है कि उस तार में तब ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी जब जो सोर्स से करंट आ रही है वो डीसी सोर्स है। नो हीट विल बी प्रोड्यूस्ड। बेटा देखो जब जब करंट आपके किसी तार से प्रवाहित होगी तो उसमें जरूर ऊष्मा का उत्सर्जन होगा, यानी ऊष्मा वहां पर उत्पन्न होगी, हीट प्रोड्यूस होगी। तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। हीट विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ सोर्स एंड करंट, बिल्कुल गलत बात है बेटा, बिल्कुल सोर्स पर डिपेंड करती है। भैया सोर्स से अगर ज्यादा करंट आ रही है तो ज्यादा हीटिंग होगी, सोर्स से कम करंट आ रही है तो कम हीटिंग होगी, तो सोर्स पर तो डिपेंड कर रहा है हीट। ठीक है, तो बेटा देखिए जो एसी होती है ना बेटा, आपकी एसी आपकी फ्लक्चुएटिंग करंट होती है, यानी क्या नहीं होती है, कांस्टेंट नहीं होती, यानी इस तरीके से आती है, इसका जो ग्राफ बनता है वो आपका इस तरीके से बनता है बेटा। ठीक है, यानी जो आपकी करंट आ रही है वो बहुत वेरिएशन होता है उसमें, एक कांस्टेंट करंट नहीं मिल रही है। लेकिन डीसी में क्या होता है, डीसी में आपकी इस तरीके से करंट आती है, यानी क्या आती है, निरंतर इक्वल मैग्नीट्यूड की करंट आती है बेटा आपके पास। इसीलिए जो डीसी सोर्स से करंट आ रही होगी वो वायर को ज्यादा हीट करेगा बेटा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 में जाते हैं बेटा। ये क्या कह रहा है कि व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस as well as their magnitudes is decreased to half, the force between them is। बेटा देखिए क्या कह रहा है कि when the distance between the two charges as well as their magnitudes, बेटा ये क्या कह रहा है कि दो चार्जेस दिए गए, मान लेते हैं कि दो चार्जेस क्या है आपके Q1 और Q2 है बेटा, इसके बीच की डिस्टेंस मान लेता हूं मैं इनिशियली R है बेटा। अब वो क्या कह रहा है कि एक काम क्या किया जा रहा है, एक R डैश डिस्टेंस ली जा रही है
जो कि इसकी आधी ली जा रही है, यानी चार्जेस को क्या किया जा रहा है कि इनके आधे डिस्टेंस पर रखा जा रहा है। दूसरा बोल रहा है कि मैग्नीट्यूड इज डिक्रीज्ड टू हाफ, यानी जो Q1 और Q2 है, यानी Q1 डैश अगर मैं कहूं तो वो Q1 अपॉन 2 आ जाएगा बेटा, और जो Q2 डैश कहूंगा बेटा वो आ जाएगा आपके पास Q2 अपॉन 2 आ जाएगा, यानी जो चार्जेस का मैग्नीट्यूड है उसे भी आधा किया जा रहा है। तो बताइए कि फोर्स पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए बेटा, जो इनिशियल फोर्स होगा जब कोई भी चेंजेस नहीं किए गए तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, K Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर होता है। यही आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है। इससे पहले वाले मैंने वीडियो में बताया हुआ है आपको कि ये फॉर्मूला है, इससे रिलेटेड वहां पर भी क्वेश्चन था। चलिए अब एफ डैश निकालते हैं। तो एफ डैश क्या होगा, एफ डैश इज इक्वल्स टू K Q1 डैश इंटू Q2 डैश ओवर आर डैश का स्क्वायर। ठीक है, रख देते हैं बेटा, इसमें वैल्यू रख देते हैं। ठीक है, तो एफ डैश इज इक्वल्स टू मेरे पास क्या आएगा, एफ डैश इज इक्वल्स टू मेरे पास क्या आ जाएगा, के Q1 क्या है, Q1 डैश क्या है बेटा, Q1 अपॉन 2 है आपके पास, और Q2 डैश क्या है बेटा, Q2 अपॉन क्या है आपके पास, Q2 अपॉन 2 है आपके पास, और नीचे क्या है, R बाई 2 का होल स्क्वायर है बेटा। अब अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो देखिए ऊपर क्या आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा, नीचे भी 1/4 आ जाएगा। ठीक है, यानी 1/4 मैंने यहां पर भी ले लिया, 1/4 नीचे भी आ जाएगा, क्योंकि यहां से 1/2 यहां से आएगा, दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो 1/4 आ जाएगा। नीचे आर स्क्वायर बाई 4 आ जाएगा आपके पास, और फॉर्मूला इधर क्या आ जाएगा, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर आ जाएगा बेटा, और इससे ये कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब एफ डैश इज इक्वल्स टू आपके पास आ गया, ये वैल्यू देखो क्या है आपके पास, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये आपके पास एफ है बेटा। यानी ऐसा करने पर आप क्या करें, जब चार्जेस के बीच के डिस्टेंस को, सेपरेशन को आधा कर दें, और दूसरा उन चार्जेस के मैग्नीट्यूड को भी आधा कर दें, तो आपके जो बल लग रहा है दोनों चार्जेस के बीच उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी आपका जो फोर्स है इट विल रिमेन सेम बेटा दोनों के बीच में। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट ऑप्शन होगा बेटा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द यूटिलिटी ऑफ ए सेफ्टी फ्यूज इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। बेटा यहां पे थोड़ी सी मिस्टेक है, क्या है, एन इलेक्ट्रिक सर्किट डिपेंड्स ऑन इट्स लो। बेटा देखो क्या कह रहा है, यूटिलिटी का मतलब होता है कि जो उसका काम है, यानी फ्यूज, सेफ्टी फ्यूज जो लगा हुआ है इलेक्ट्रिक सर्किट में, उसका काम क्या है, उसकी यूटिलिटी क्या है, उसका इस्तेमाल किस तरीके से होता है सर्किट में, किस पर डिपेंड करता है उसका इस्तेमाल होना सर्किट पर। इट्स लो किस, यानी उसने देखो आपको हिंट दे रखी है कि उसके एक ऐसे फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है जो कम है, जो लो है। क्या वो मेल्टिंग पॉइंट है, क्या वो स्ट्रेंथ है, क्या वो रेजिस्टिविटी है, क्या वो कंडक्टिविटी है। बेटा देखिए वो मेल्टिंग पॉइंट है, तभी तो वो वायर बहुत जल्दी से ब्रेक हो रहा है। बेटा कोई चीज, कोई मेटल तभी जल्दी ब्रेक होता है जब उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो हो। मेल्टिंग पॉइंट लो होने का मतलब है कि छोटे से टेम्परेचर के बढ़ने पर वायर मेल्ट हो जाए और टूट जाए। तो वही तो हो रहा है आपके फ्यूज में, एकदम से करंट हाई हो रही है तो आपका वायर एकदम से टूट जा रहा है बेटा। तो इसका मतलब है कि जो यूटिलिटी है उस सेफ्टी फ्यूज के आपके इलेक्ट्रिकल सर्किट में, वो ये है कि उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 में जाते हैं बेटा। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपका एनडीए 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा। देखिए ये क्या पूछ रहा है, Which one among the following is the correct order of power consumption for light of equal intensity? बेटा ये बोल रहा है कि नीचे कुछ क्या दिए गए हैं, नीचे कुछ आपको क्या दिए गए हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस दिए गए हैं। वो बोल रहा है कि इनके पास इक्वल इंटेंसिटी ऑफ लाइट है। क्या है, इक्वल इंटेंसिटी ऑफ लाइट है। तो कौन सा क्या कर रहा है, करेक्ट ऑर्डर है आपका पावर कंजम्पशन का। करेक्ट ऑर्डर ऑफ पावर कंजम्पशन मतलब सबसे कम बिजली कौन, किससे बिजली की खपत सबसे कम हो रही है, यानी बिजली किससे सबसे कम यूज हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी का यूज किससे सबसे कम हो रहा है, जबकि सबके सब जो आपको अप्लायंसेस दिए हुए हैं उनकी इंटेंसिटी बराबर है। तो बात करते हैं बेटा, देखिए क्या CFL, बेटा बिल्कुल CFL जो है हमारे पास
CFL ट्यूब, यहां पर बेटा क्या होना चाहिए था, एक आपके पास यहां पर लेस देन का साइन होना चाहिए था। CFL दे रखा है आपको, फ्लोरोसेंट ट्यूब दे रखा है, इनकैंडिसेंट बल्ब दे रखा है, लाइट एमिटिंग डायोड दे रखा है। बेटा देखो जो आजकल सबसे किफायती है ना, सबसे किफायती है वो आप देखोगे तो लाइट एमिटिंग डायोड है। तो जिस ऑप्शन में आपको एलईडी दिखाई दे, ये देखिए बेटा इसका फुल फॉर्म भी समझ लीजिए, कभी कभी एलईडी का फुल फॉर्म भी आता है आपके एग्जाम में, बहुत सारे एग्जाम में पूछा भी जाता है कि एलईडी का फुल फॉर्म क्या है, लाइट एमिटिंग डायोड है बेटा ये, ठीक है। तो जो आजकल एलईडी आ रहे हैं वो सबसे ज्यादा किफायती है, किसको बचाने में, बिजली को बचाने में। तो जिस ऑप्शन में बेटा आपको एलईडी सबसे पहले दिखाई दे उसको आप क्या कर लीजिए, टिक कर लीजिए। तो आपका ऑप्शन नंबर बी में आपको दिखाई दे रहा है कि लाइट एमिटिंग डायोड सबसे पहले दिया हुआ है, और उसके बाद CFL ट्यूब दिया हुआ है, बिल्कुल CFL ट्यूब ही होता है, फ्लोरोसेंट ट्यूब दिया हुआ है, और उसके बाद इनकैंडिसेंट बल्ब दिया हुआ है। देखो बेटा यहां पर कोई दूसरा रहा है ही नहीं हमारे पास। अगर यहां पर दो ऑप्शन में लाइट एमिटिंग डायोड पहला दिया हुआ होता तो ये कंफ्यूजिंग बनता, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं आपको कोई भी यहां पर इलेक्ट्रिकल अप्लायंस दिया हो, आपको सबसे पहले वो चूज करना है, लाइट एमिटिंग डायोड चूज करना है, एलईडी चूज करना है बेटा। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं बेटा। देखो ये क्वेश्चन भी आपका एनडीए 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है। ये बोल रहा है कि विच वन अमंग द फॉलोइंग इज द ट्रू रिप्रेजेंटेशन, यानी इनमें से जो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये तीन आपको जो क्या दे रखे हैं, आपको ऑप्शंस यहां पर क्या दे रखे हैं, तीन आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, यानी अपैरेटसेस दे रखे हैं। इनमें से जो नीचे डायग्राम है कौन इनको रिप्रेजेंट करते हैं। पहला वेरिएबल डीसी पोटेंशियल दे रखा है, दूसरा रियोस्टेट दे रखा है, तीसरा एसी अमीटर दे रखा है बेटा। देखो बेटा अगर आप पहले ऑप्शन ए को देखो तो ये जो दे रखा है ये सेल है, तो ये तो हो नहीं सकता बेटा। दूसरा ये रियोस्टेट है, ये तो सही है बेटा, देखो मैच कर रहा है। ये भी आपके पास क्या है, अमीटर है बेटा, एसी अमीटर है। ये दूसरा ऑप्शन देखेंगे बेटा, ये आपके पास क्या है, ये सेल अगेन है, तो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि आपको वेरिएबल डीसी पोटेंशियल दे रखा है। दूसरा आपके पास क्या बेटा, ये भी एक रियोस्टेट का रिप्रेजेंटेशन है बेटा। देखो बेटा ये भी रियोस्टेट का ही रिप्रेजेंटेशन है, ये भी रियोस्टेट का ही रिप्रेजेंटेशन है। इनका जो दूसरा नाम है रियोस्टेट का, वो आपके पास क्या है, वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है बेटा। क्या होता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है बेटा। जो आपके पास रियोस्टेट का दूसरा नाम होता है वो वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है बेटा। ये आपके पास देखो ये गलत है, ये गलत है आपके पास, ये डीसी अमीटर है बेटा। देखो इसमें सीधी लाइन दी हुई है और इसमें दी हुई कैसी, आपकी साइनोसॉइडल वेव दी हुई है। अगला ऑप्शन देखिए बेटा, ये जो आपको दिया हुआ है बेटा, यही आपका वेरिएबल डीसी पोटेंशियल है बेटा। ये जो साइन बनाया गया है ना, ये वेरिएबल का साइन है। किसका साइन है, वेरिएबल का साइन है बेटा। और जो अगला दिया हुआ है ये आपका रियोस्टेट ही है बेटा। ये जो दिया हुआ है ये एसी अमीटर ही है। तो आपका ऑप्शन सी क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। यहां पर 9th का आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। डी में आप देखो बेटा, अगेन ये सेल है, ये आपका रियोस्टेट है और ये आपका डीसी अमीटर है बेटा। तो आपका ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 में जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि अ करंट I flows through a potential difference V in an electric circuit containing resistance R। क्या कह रहा है बेटा, देखो कि एक I करंट जो है किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या हो रही है, बह रही है, जबकि क्या है कि पोटेंशियल डिफरेंस V है। बात समझ आई बेटा। हम क्या कह रहे हैं कि कोई एक इलेक्ट्रिक सर्किट है जिसमें रेजिस्टेंस R लगा हुआ है, उसमें I करंट फ्लो हो रही है और उसमें पोटेंशियल डिफरेंस V है। द प्रोडक्ट ऑफ V एंड I दैट इज VI, यानी उसने दे रखा है प्रोडक्ट ऑफ V एंड I से आप क्या समझते हैं, मे बी अंडरस्टूड एज, क्या ये VI एक रेजिस्टेंस है, क्या ये हीट जनरेटेड बाय द इलेक्ट्रिक सर्किट है, क्या ये थर्मल पावर रेडिएटेड बाय द सर्किट है, क्या ये रेट ऑफ चेंज ऑफ रेजिस्टेंस है बेटा। तो ये VI देखो बेटा कैसे निकलेगा। देखो बेटा मेरे को यहां से एक ध्यान आ रहा है, ये 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा। देखो जो पावर का फॉर्मूला होता है ना बेटा, पावर क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट टाइम, है ना। आपके पास ये होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम, और जो W होता है ना बेटा वो होता है VIT। उसका फॉर्मूला क्या होता है, VIT। तो अगर आप पावर निकालोगे तो यहां से आपके पास क्या निकलेगा, VIT अपॉन T। T
T से T कैंसिल हो जाएगा, आपको VI मिल जाएगा बेटा। इसका मतलब जो VI है वो पावर को दिखाता है बेटा। किसको दिखाता है? पावर को दिखाता है इलेक्ट्रिकल सर्किट में। तो इसका मतलब सी ऑप्शन आपका क्या है? करेक्ट ऑप्शन है, जो कि क्या बता रहा है? थर्मल पावर रेडिएटेड बाय द सर्किट को बता रहा है बेटा। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि ये कह रहा है कि अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 20 मिनट। ये कह रहा है एक बल्ब है, इलेक्ट्रिक बल्ब है, और उसका एक फिलामेंट है बेटा। बल्ब होता है, बल्ब के अंदर फिलामेंट होता है, उसका जो फिलामेंट है 0.5 एम्पियर की करंट ले रहा है। कितने टाइम के लिए? 2 मिनट, 20 मिनट के लिए ले रहा है। द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट। अब वो बोल रहा है कि अगर एक इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट में 0.5 एम्पियर की करंट क्या हो रही है? बह रही है 20 मिनट के लिए, तो कितना चार्ज सर्किट में बह रहा होगा? बेटा देखो, ये आपका क्वेश्चन एनडीए 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा। आपको करंट कितनी दे रखी है? 0.5 एम्पियर दे रखी है। आपको समय कितना दे रखा है? कितने समय के लिए करंट बह रही है? 20 मिनट के लिए बह रही है बेटा। अगर मैं इसे किस में कन्वर्ट कर दूं? सेकंड में। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? 20 गुणा 60 हो जाएगा बेटा, ये सेकंड में आ जाएगा। अगर आप करंट को देखोगे, करंट क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, यानी I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T। यहां से Q अगर निकाल देंगे तो चार्ज क्या आ जाएगा? I इंटू T आ जाएगा। I कितना दे रखा है? 0.5 दे रखा है, और T कितना दे रखा है? 20 गुणा 60 दे रखा है। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो ये 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 6 दूनी 12, 1200 आ जाएगा, 12 पंजे 60, और ये 600 कुलाम आ जाएगा बेटा। यानी आपका ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा, देखो डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड पे आपका क्या आ रहा है? क्वेश्चन आ रहा है बेटा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए बेटा, क्या कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर। ये एनडीए 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा, कि अगर हम प्रोडक्ट ऑफ कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी करें तो क्या वो उसका जो प्रोडक्ट है डिपेंड्स ऑन प्रेशर अप्लाइड, क्या इट डिपेंड्स ऑन करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, इज द सेम फॉर ऑल कंडक्टर्स, वेरीज फ्रॉम कंडक्टर टू कंडक्टर, वेरीज फ्रॉम कंडक्टर टू कंडक्टर। बेटा देखिए, आपके पास जो है, अगर मैं कंडक्टिविटी को देखूं तो कंडक्टिविटी का जो फॉर्मूला होता है, कंडक्टिविटी का जो फॉर्मूला होता है वो 1 अपॉन रेजिस्टिविटी होता है, 1 अपॉन रेजिस्टिविटी होता है। यहां से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर मैं करूं तो यह आ जाएगा कंडक्टिविटी मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टिविटी इज इक्वल्स टू 1। बेटा देखो, यहां पर कोई टर्म नहीं आ रहा है, इसका मतलब प्रेशर जब यहां कहीं आ ही नहीं रहा है तो प्रेशर पर तो डिपेंड नहीं करता होगा, करंट यहां कहीं आ ही नहीं रहा है तो करंट पर तो डिपेंड नहीं करता होगा। इज द सेम फॉर ऑल कंडक्टर्स, बिल्कुल नहीं बेटा। जो आपके पास ये कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी होती है ना बेटा, ये किसी भी मटीरियल की ना, ये किसी भी मटीरियल की इंटेंसिव प्रॉपर्टी है बेटा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। अगर कोई किसी की इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है तो वो कंडक्टर टू कंडक्टर वेरी करती है बेटा, कंडक्टर टू कंडक्टर वेरी करती है। कंडक्टर टू कंडक्टर मतलब मटीरियल पर डिपेंड करती है कि कैसा मटीरियल है। कॉपर है आपका, कॉपर है आपका, एल्यूमिनियम है आपका, या सिल्वर है आपका, सबकी कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी अलग अलग होती है बेटा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी आपके पास क्या है? सेम है, सही है, जो बोल रहा है कि वेरीज फ्रॉम कंडक्टर टू कंडक्टर, यानी मटीरियल टू मटीरियल वेरी करती है। देखिए, प्रेशर का कोई टर्म आ नहीं रहा है फॉर्मूले में, करंट का कोई टर्म आ नहीं रहा है, इज द सेम फॉर ऑल कंडक्टर्स बिल्कुल नहीं होता बेटा। हर किसी की कंडक्टिविटी अलग होती है, हर किसी की रेजिस्टिविटी अलग होती है, यानी मटीरियल पर डिपेंड कर रहा है। यानी ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज 10 ओम, इफ इट इज स्ट्रेच्ड 10 टाइम्स द रेजिस्टेंस विल रीड। देखो बेटा,
एनडीए 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। बार बार कह रहा हूं आपसे, आर इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी लेंथ चेंज कर दी जाएगी, कभी क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज कर दिया जाएगा। अब की बार क्या बोला है कि एक जो आपके पास वायर दे रखा है उसका रेजिस्टेंस कितना है, 10 ओम है। मान लेते हैं वो वायर है जिसकी लेंथ एल है, क्रॉस सेक्शन एरिया ए है और उसकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो है। तो आपके पास ये कितना दे रखा है, 10 ओम दे रखा है बेटा। अब देखो बेटा वो क्या कह रहा है, इफ द वायर इज स्ट्रेच्ड, वो कितना स्ट्रेच किया है, 10 टाइम्स स्ट्रेच किया गया है, यानी जो एल डैश है वो 10L हो गया बेटा। तो अब नया रेजिस्टेंस क्या होगा बेटा, एक बात याद रखिए, जब आप वायर को खींचेंगे ना, जब आप वायर को खींचेंगे, तो मैंने आपको कल भी बताया था कि जैसे ही आप वायर को स्ट्रेच करेंगे उसकी लेंथ ही नहीं चेंज हो रही है, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी चेंज हो रहा है। क्रॉस सेक्शनल एरिया का क्या मतलब मैंने आपको बताया था, देखो क्रॉस सेक्शनल एरिया मैंने आपको बताया था कि ये वायर है, ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है। अब जैसे ही आप वायर को खींचेंगे तो ये थिकनेस कम होगी, थिकनेस कम होगी यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया आपका कम हो जाएगा, तो इसका मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज हो रहा है, लेकिन वॉल्यूम सेम रहेगा बेटा। क्या रहेगा, वॉल्यूम सेम रहेगा, आप कितना ही उसको खींचो चाहे कंप्रेस करो, ठीक है। तो देखिए बेटा आपके पास अगर मैं यहां पर निकालूं तो हमारे पास क्या है कि हमारे पास वॉल्यूम इज इक्वल्स टू क्या होता है, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू हमारे पास होता है बेटा, वॉल्यूम का फॉर्मूला देखिए क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ होता है बेटा। अगर मैं यहां से एरिया निकाल दूं तो वो मेरे पास क्या आ जाएगा, V ओवर L आ जाएगा। इसका मतलब इस फॉर्मूले को मैं क्या लिख सकता हूं, इसे लिख सकता हूं R इज इक्वल्स टू रो, देखिए L अपॉन, इस एक ही जगह पे क्या लिख सकता हूं, V ओवर L लिख सकता हूं, इसे V लिखूंगा और ऊपर L स्क्वायर कर दूंगा क्योंकि L ऊपर चले जाएगा। और इसकी वैल्यू मुझे कितनी दे रखी है, 10 ओम दे रखी है बेटा, ठीक है। ये मुझे इक्वेशन नंबर क्या कह लेते हैं बेटा, इसे इक्वेशन नंबर 1 कह लेते हैं, ठीक है। अब आर डैश क्या हो जाएगा, आर डैश जब उसको खींचा जा रहा है तो रो तो वही रहेगा क्योंकि मटेरियल वही है, ये एल डैश का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और वॉल्यूम क्या रहेगा बेटा, वॉल्यूम हमेशा सेम रहेगा बेटा, ठीक है। आर डैश इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखो रो एल डैश क्या दे रखा है, 10 टाइम्स ऑफ एल दे रखा है, 10 गुना दे रखा है, तो 10L का होल स्क्वायर हो जाएगा बेटा, ठीक है। और नीचे क्या रहेगा, V रहेगा। इसको कैलकुलेट करते हैं, R डैश इज इक्वल्स टू, अगर आप देखेंगे तो यहां पर 10 10 आर 100 हो जाएगा, तो 100 को मैं बाहर ले लेता हूं और अंदर मेरे पास बचेगा रो L स्क्वायर ओवर V बचेगा, L स्क्वायर ओवर V बचेगा। अब देखिए बेटा ये 100 और रो L स्क्वायर अपॉन V की वैल्यू क्या है इक्वेशन नंबर 1 से, 10 ओम है, तो मल्टीप्लाइड बाय 10 ओम करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 1000 ओम आ जाएगा बेटा। कितना आ जाएगा, 1000 ओम आ जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है, करेक्ट आंसर है बेटा, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, हाउ मेनी कैलोरीज ऑफ हीट विल अप्रोक्सीमेटली बी डेवलप्ड इन 220 वॉट इलेक्ट्रिक बल्ब इन 5 मिनट, यानी 5 सेकंड में। अगर मेरे पास क्या है कि 210 वॉट का एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, तो 5 सेकंड में वो कितनी कैलोरी की ऊर्जा डेवलप करेगा, यानी एनर्जी डेवलप करेगा बेटा। कैलोरी में पूछा गया बेटा। देखिए अगर मैं इसको निकालूं तो मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है, पावर मुझे कितना दे रखा है, 210 वॉट दे रखा है, समय टाइम कितना दे रखा है बेटा, समय दे रखा है 5 मिनट दे रखा है। 5 मिनट का तात्पर्य है कि 5 गुणा 60 सेकंड बेटा, ठीक है। अब पावर इज इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, पावर इज इक्वल्स टू W अपॉन T होता है। अब अगर मुझे एनर्जी निकालनी है तो मैं वर्क निकाल दूं, वो भी एनर्जी होती है, पावर मल्टीप्लाइड बाय टाइम। पावर कितना दे रखा है, पावर 210 दे रखा है, टाइम कितना दे रखा है, 5 गुणा 60 दे रखा है। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो 6 पंजे 30 और 3 से अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, 0 0 0, इतना आपके पास आ जाएगा जूल बेटा। कितना आ जाएगा एनर्जी, इतने जूल आ जाएगी, 63,000 जूल आ जाएगी, 66,000 जूल। पर हमें कैलोरी में पूछा हुआ है। अगर आपको रिलेशन याद हो बेटा तो एक जूल में 4.2 कैलोरीज होती है बेटा, एक जूल में 4.2 कैलोरीज होती है बेटा। इसका मतलब है 6300 जूल जो है वो कितनी कैलोरीज के इक्वल हो जाएगी, 6300 ओवर 4.2। अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो ये मेरे पास कितना आएगा, 15123 कैलोरीज आएगा बेटा। तो कितना आएगा, ये 15
1000 कैलोरीज आएगा बेटा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 15 में जाते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है वायर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 32 ओम, यानी एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस कितना दे रखा है, 32 ओम दे रखा है। इफ इट इज मेल्टेड एंड ड्रॉन इनटू वायर ऑफ हाफ ऑफ द ओरिजिनल लेंथ। अब क्या किया जा रहा है, उसे मेल्ट किया जा रहा है और जो ओरिजिनल वायर था उसका आधा कर दिया जा रहा है, यानी जो एल डैश हो गया वो L/2 हो गया। बेटा एक ध्यान रखिए, अगर आपका एक वायर है वो आधा हो गया, मतलब आधा होने का मतलब मेल्ट करके आधा हो गया का मतलब क्या है कि उसकी मोटाई तो बढ़ गई होगी ना, मोटाई तो बढ़ गई होगी। इसका मतलब जो एरिया रहा होगा, एरिया कितना हो गया होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया 2 गुना हो गया होगा बेटा। ऐसा ही हुआ होगा, क्योंकि देखिए जो वायर था अगर वो आपके पास क्या है एल लेंथ का था और आधा हो गया है मेल्ट करके, तो इसका मतलब उसकी मोटाई बढ़ गई है, तभी तो उसकी लंबाई कम हो गई है। तो मोटाई बढ़ने का मतलब है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ना। कितना बड़ा होगा, 2 गुना बड़ा होगा, क्योंकि लंबाई क्या आधी हो गई है। तो हमारे पास अगर मैं यहां से आर निकालूं, ये मेरे पास क्या है, अगर मैं आर डैश निकालूं तो आर डैश क्या आ जाएगा मेरे पास, आर डैश आ जाएगा मेरे पास रो एल डैश अपॉन ए डैश आ जाएगा। इसे मैं कैलकुलेट करूंगा तो रो एल डैश क्या है मेरे पास, L/2 है मेरे पास, ठीक है। और ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास क्या है, ट्वाइस ऑफ ए है मेरे पास। अब मैं अगर इसे कैलकुलेट करूं तो ये 2 नीचे आ जाएगा, यानी 1/4 रो एल अपॉन ए हो जाएगा। क्या ये रो एल अपॉन ए आर ही नहीं है, बिल्कुल है बेटा। तो ये आ जाएगा 1/4 गुना आर, और आर की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा, 32, यानी 1/4 गुना 32, तो कितना आ गया 4 8 32, यानी 8 ओम आपका करेक्ट आंसर है बेटा। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, करेक्ट आंसर है बेटा। तो यहां पर बेटा हमने क्या कर लिया है, आपके इस चैप्टर को यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी को यहां पर हमने खत्म कर दिया है बेटा। यानी इसके हमने 30 एमसीक्यूज इंक्लूडेड विद पीवाईक्यूज हमने लगा लिए हैं। और बेटा ये बहुत सेलेक्टिव क्वेश्चंस है और बहुत यूनिक क्वेश्चंस है। कंसेप्ट को उठाया गया है इस तरीके से सो दैट आपका जो एनडीए 2023 का एग्जाम हो उसमें आपके जो भी कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आए वो यहीं से आए। इस तरीके से इसे क्या करा गया है, हमने ऑर्गेनाइज किया है, सिस्टमेटिक वे में लगाया है बेटा। ये 10 प्रीवियस 10 इयर्स के जो क्वेश्चन पेपर्स है बेटा, वहां से हमने एनालिसिस किया हुआ है, फिर देखा हुआ है कि किस कॉन्सेप्ट से बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या पैटर्न बनाया जा रहा है वहां पे, उस पे हमने बहुत बेटा काम किया हुआ है। तो इनको रिवाइज करिए, इनको लगाइए, हमारी प्रीवियस वीडियोस भी देखिए बेटा, और क्या करिए, चैनल को सपोर्ट करिए बेटा। और साथ में क्या करते रहिए, पढ़ते रहिए, जबरदस्त ढंग से पढ़ते रहिए, क्योंकि एनडीए का एग्जाम आपका नजदीक है बेटा। तो इसके बाद बेटा हम क्या करेंगे, जैसे ही सिलेबस खत्म होगा तो हम क्या करेंगे, इसके बाद आपके लिए मैराथन लेके आएंगे, साइंस की एक बहुत जबरदस्त मैराथन, जिसमें हम आपके पास क्या करेंगे, बहुत बल्क में क्वेश्चंस लेके आएंगे, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस लेके आएंगे, और बहुत जल्दी टाइम में क्या करेंगे, उनको खत्म करेंगे बेटा। तो उसके लिए वेट करते रहिए और चैनल को सपोर्ट करिए, और सबसे महत्वपूर्ण काम, पढ़ते रहिए। मिलते हैं बेटा आपसे अगले वीडियो में।